नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से परफेक्ट स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम पिछली क्लास में आपको हमने पढ़ाया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसे कैसे काम करता है, प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश दो प्रकार से यानी कि परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। उसी के आगे हम आज कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। उसमें आप लोग देखिएगा, हमारे साथ जुड़िए और करने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊर्जा ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है वो सूर्य होता है, क्योंकि ऊर्जा सूर्य में अपार ऊर्जा है। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है? तो ये इसमें नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा यानी कि हमें सूर्य में अपार ऊर्जा एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। और सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमारे हरे पेड़ पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं। इसलिए इसका पहले क्वेश्चन का हमारे जो आंसर होगा वो होगा कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो उत्तर में हम लिखेंगे ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य। फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे में बात करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात होता क्या है? निर्वात वो माध्यम है जिसमें जहां यानी कि कोई वायु तक न उपस्थित हो, यानी हम जिसे वैक्यूम बोलते हैं, यानी जहां से हम एयर भी निकालने बाहर बाहर उसे हम निर्वात बोलते हैं। सबसे यानी प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। एक हमारा फार्मूला होता है कि यन बराबर सी अपान वी। यन यहाँ पर हमारा अपवर्तनांक है, सी हमारी प्रकाश की चाल है और वी है निर्वात में माध्यम में चाल। वी को हम बोलते हैं माध्यम की चाल। इसमें हमारा निर्वात निर्वात में जो हमारा, जिसे हम इसमें इस फार्मूले में रखकर हम इसकी चाल निकालेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में जो अपवर्तनांक होता है, तो निर्वात में अपवर्तनांक का मान यन होता है और प्रकाश की चाल का मान होता है सी बराबर 3 × 10⁸ तो इसमें हमें निकालनी है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो इस फार्मूले में हम रखेंगे यन की जगह 1 लिखेंगे बराबर सी का मान 3 × 10⁸ अपान वी। तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इस तरफ क्रॉस गुना, इसका इस तरफ क्रॉस गुना, तो वी बराबर आएगा, आंसर आएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना आएगा? 3 × 10⁸ मीटर। तो इसमें लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो इसमें हम लिखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की चाल कांच में क्या होती है। तो कांच में हम चाल निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें इसी फार्मूले में हम फिर रखेंगे। हमारा ये फार्मूला है, इसमें हम क्या करेंगे कि बस हमारा अपवर्तनांक बदल जाएगा। क्या होगा? अपवर्तनांक बदल जाएगा। अपवर्तनांक यहाँ पर जो लिखा है यन का मान है प्रकाश की चाल कांच में क्या होती है। तो कांच के लिए जो है हमारा अपवर्तनांक परिवर्तित हो जाता है। तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.5। कितना होता है? 1.5। अब इस हम फार्मूले में रखेंगे यन की जगह 1.5 रखेंगे बराबर सी की जगह लिखेंगे 3 × 10⁸ अपान वी। हमें वी का मान चाहिए, इसके नीचे 1 मानेंगे, वी का इधर मल्टीप्लाई, इधर इसका मल्टीप्लाई, तो यानी आ जाएगा 1.5 वी इक्वल 3 × 10⁸। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3/1.5 गुणते 10⁸। इसका दशमलव हटाएंगे, ऊपर 1 0, 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 × 10⁸। ये हमारे निकल रही प्रकाश की
यानी प्रकाश की चाल कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम लिखेंगे, कितना हमारा निकल के आया आंसर, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आप लोगों को समझ में आया। हमने बताया कि फार्मूला होता है N बराबर C/V। यहाँ पर N क्या है, तो N को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। और C है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और V जो है हमारा है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। V है हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी प्रकार अगला हमारा जो है कोई प्रश्न है कि लिखा है कि पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो पानी का हमें अपवर्तनांक पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम फिर ये इरेज किए दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि पानी का अपवर्तनांक जो है हमारी, वो बदल जाएगा। तो हमारे यानी माध्यम की चाल बदल जाएगी, प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी हमारा यन का मान बदल कर हो जाएगा 1 यन का मान होगा 1.33। ये हमारा है अपवर्तनांक। किसमें, पानी में प्रकाश की चाल निकालनी, तो पानी का अपवर्तनांक है 1.33। हम फार्मूला लगाएंगे, V बराबर इधर इसका मल्टीप्लाई करें, हमें V निकालना है, तो C/N हो जाएगा। V बराबर, V का मान V की जगह C की जगह लिखेंगे 3 × 10⁸ अपान 1.33। इसको दशमलव उठाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे। कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो। यहाँ पर लिखेंगे हम C का मान 3 × 10⁸ अपान 1.33। इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर डबल जीरो बढ़ेंगे। अब हम भाग देंगे इसका 133 का 300 में, तो कितने बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 266 आएगा। इसको सब घटाएंगे तो बचेगा 4। यहाँ पर 9 में 6 गया 3, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। फिर कितने बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 266 आया। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 6 गया तो आएगा 4। कितना आएगा, 4। फिर यहाँ पर बचा 3, तो एक से कैरी लेंगे यानी दाई, तो 13 में 6 गया तो यहाँ पर आएगा 7। अब हम दशमलव लगाए, फिर जीरो लिखेंगे। अब ये भाग हमारा चला जाएगा 5 बार। कितने बार, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 एक 16, 5 × 5 में 6। यानी हमारा मान कितना निकल कर आया, 2 इसको डिवाइड यानी भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2.25 × 10⁸ यानी तो हम निकाल कर लिखेंगे पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न लिखा हुआ है हमारा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यानी कि सबसे अधिक हमने भाई बताया था कि सबसे अधिक हमारी चाल जो होती है निर्वात में होती है। निर्वात के बाद हमारी चाल होती है सर्वाधिक। सर्वाधिक यदि चाल पूछी जाए किसमें है, तो सर्वाधिक चाल यानी प्रकाश की जो गति होगी वो होगी निर्वात में, फिर इसके बाद होगी वायु में, फिर इसके बाद में धीरे धीरे यानी कि इसी तरह माध्यम बदलता जाएगा। तो क्या होगा, पहले लिखेंगे, लिखा है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो पहला लिखेंगे निर्वात। निर्वात में सबसे अधिक, फिर इसके बाद में है वायु, वायु में से कम, फिर इसके बाद वायु के बाद है जल, और जल के बाद है कांच, कांच के बाद है हीरा। क्या है, हीरा है। यानी यदि पूछा जाए कि इसको घटते क्रम में
लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यदि हम पूछे कि सर्वाधिक चाल किसमें होती है, तो निर्वात में अगर पूछा जाए सबसे कम चाल किसमें होती है, तो सबसे कम जो चाल होती है वो हमारी हीरे में होती है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे 2.42 होता है हीरे का। यदि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे माध्यम की चाल कम होगी। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो इसी प्रकार हम बता रहे हैं किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो कम यानी है, तो इसमें लिखेंगे सबसे कम। अभी हमने बताया किसमें होती है, हीरे में, हीरा लिख दीजिएगा। यदि कम पूछेगा तो हीरा, अगर अधिक पूछेगा तो निर्वात में। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सी धातुएं प्रदीप्त होती। हमने जब आपको बताया था पिछली क्लास में, तो उसमें बताया था कि प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, अप्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, ये सब हमने आपको अच्छे से करवा रखा है। तो इसमें प्रदीप्त वस्तुएं में इसका उत्तर जो हम लिखेंगे उसका आंसर होगा, प्रदीप्त मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इसमें लिखेंगे बल्ब है, कामा मोमबत्ती है, बल्ब कामा मोमबत्ती कामा तारे कामा सूर्य कामा जुगनू भी आता है, जुगनू। ये हमारे आज के क्वेश्चन रहे। बच्चों, हमने आपको पिछली कक्षाओं में जो क्लासें करवाई थी उसमें बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब आज हम उसी के आगे क्लास कर रहे हैं। तो आप हम देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। और इसके आगे अब हम आपको बताएंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण। दर्पण वह यानी एक खोखला पृष्ठ होता है, समतल भी हो सकता है, गोली भी हो सकता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई अथवा पालिश कर दी जाती है। उसे हम परावर्तक पृष्ठ के रूप में बना देते हैं, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है गोलीय दर्पण, नंबर दूसरा होता है समतल दर्पण। जब हम किसी समतल दर्पण में के एक सतह पर कलई अथवा पॉलिश कर देते हैं तो उसे हम समतल दर्पण बोलते हैं। और यदि हम गोलीय दर्पण होगा तो गोलीय दर्पण में एक गोले का काटा गया भाग होता है, इसके हम किसी एक तल पर पॉलिश कर देते हैं तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पहला होता है कि उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो हम पहले बात करते हैं दर्पण की। जब किसी समतल एवं गोलीय पृष्ठ के एक तल पर कलई करके एक भाग को परावर्तक तल के रूप में प्रयोग करते हैं, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार
के होते हैं। होता है दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। नंबर दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय। समतल दर्पण वह दर्पण है समतल दर्पण ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक, वर्तक तल, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल होता है, होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे घर की दीवार पर, घर की दीवार पर लगा शीशा। जो हम जिस यानी कि जो दर्पण हम सुबह अपना फेस देखने यानी चेहरा देखने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं, जो हमारे घर की दीवारों पर लगाया जाता है। अगला हम बता रहे हैं कि आपको कि अगला दर्पण जो है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसमें लिखेंगे गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक, जिसका परावर्तक तल गोल, गोल, गोलीय होता है, गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है हमारा अवतल दर्पण। नंबर पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हमने जो चम्मच देखा हुआ है,
चम्मच जो होता है उसमें यानी कि जो दबा हुआ हिस्सा होता है जिसमें हम खाना, यानी कि जब खाते हैं तो उसमें खाना लेते हैं, तो जो दबा हुआ पृष्ठ होता है वो हमारा उत्तल की तरह व्यवहार करता है, अवतल की तरह व्यवहार करता है, सॉरी, अवतल की तरह व्यवहार करता है। जो उसका बाहरी यानी पृष्ठ जो उभरा हुआ होता है वो हमारा उत्तल की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है? उत्तल की तरह। हम जैसे कि हम इसका चित्र बना रहे हैं, अवतल दर्पण जो हमारा होता है ये एक हमारा गोलीय दर्पण है। ये हमने एक गोला ले लिया, इसका एक काटा गया भाग, गोले से जो काटा जाता है भाग, उससे बना हमारा दर्पण दो प्रकार का हो सकता है। या तो हम गोलीय दर्पण बना सकते हैं, या उत्तल दर्पण बना सकते हैं, या अवतल दर्पण बना सकते हैं। जैसे कि हम चित्र बना रहे हैं, ये हमने एक दर्पण का काटा हुआ भाग ले लिया और इसके उभरे हुए तल पर हमने क्या कर दी, कलई अथवा पालिश कर दी। तो इसका परावर्तक तल जो होगा ये अंदर की ओर होगा। कहां पर होगा? अंदर की ओर। तो इसमें लिखेंगे अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर क्या होगा? परावर्तक तल, जिससे यानी कि प्रकाश की किरण आएगी और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी प्रकार हमारा है अवतल दर्पण। इसका जो हम ये चित्र बनाते हैं इस तरह, इसके हम दबे हुए भाग पर पालिश करते हैं। और इसका उभरा हुआ भाग जो होता है इसमें लिखेंगे बाहर की ओर। क्या होता है? बाहर की ओर। इसमें जब किरण आएगी तो बाहर, इसमें परावर्तक तल जो हमारा होगा वो बाहर की ओर होगा। अगला हम आपको बताते हैं। अब लिखिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को का दूसरा नाम है, इसे हम बोलते हैं, यानी अवतल दर्पण का ही दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। इसके आगे हम लिखते हैं ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक, जिसका परावर्तक तल ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर, अंदर की ओर, की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। फिर जैसे हमने बताया कि चम्मच के, चम्मच के ऊपर का खाली वाला हिस्सा, खाली वाला हिस्सा जिससे हम खाना खाते हैं। अगला है
इसका चित्र आपको बता चुके हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे में लिखेंगे चम्मच के पीछे का उभरा हुआ भाग। अब हम आपको बताएंगे आगे की, यानी कि जो दर्पण है तो इनका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं। जैसे कि हम अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो हम आप आगे आपका बता रहे हैं अगली स्लाइड में कि अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। इसका उपयोग डॉक्टर यानी आंख, कान, गले एवं दांत इत्यादि को देखने के लिए करता है। तो हम नंबर 1 में लिखेंगे। और इसका उपयोग हम घरों में या हमारी जहाँ बाल काटे जाते हैं तो वहां पर हम दाढ़ी बनाने में या बाल शेविंग करवाने में, तो उसमें लिखेंगे हम नंबर 1 है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 2 लिखेंगे डॉक्टर आंख, कान, दांत आदि का निरीक्षण करने में उपयोग करता है। जो यानी हमारे डॉक्टर होते हैं, जब हम जैसे हमारे दांतों में कोई समस्या हो जाती है तो उसे देखने के लिए बड़ा करके, यानी डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग।
तो नंबर 1 में है वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए, या लिख दीजिए कि साइड मिरर में या इसे का प्रयोग करते हैं, या पश्च दृश्य को या पीछे को देखने के लिए। अगला नंबर है गली मोहल्लों, उत्तल दर्पण के उपयोग हैं वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए, गली मोहल्लों या बाजारों में लगे स्ट्रीट लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब हम लिखा रहे हैं नोट में कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो नोट में लिखिएगा नंबर 1, अवतल दर्पण दर्पण को दूसरे नाम अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी है। अभिसारी दर्पण भी है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण का हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी है। जिसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि ये किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित करता है, एक जगह किरणों को यानी मिलाता है। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण है। अब इसका अपसारी दर्पण नाम इसलिए है क्योंकि यह किरणों को परावर्तन के पश्चात किरणों को फैलाता है, यानी दूर दूर करता है, जैसा कि हम अभी चित्र के माध्यम से बताएंगे। ये हम एक चित्र बना रहे हैं। तो ये बताइए, अभी आपको हमने बताया था कि ये किसका चित्र है, तो आप लोग बताएंगे। ये चित्र है अवतल दर्पण का। बिल्कुल सही, ये अवतल दर्पण का हमने चित्र बनाया है। किसका बनाया है? अवतल दर्पण का। कैसे आपको पता चला कि अवतल दर्पण का चित्र है? क्योंकि हमने बताया था कि जो हमारा चम्मच होता है, तो जिस तरफ से हम खाना खाते हैं, तो उसे अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं? अंदर की ओर, यानी जिसकी सतह दबी हुई है, तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। हमने बताया कि इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इससे हम एक ये रेखा खींचते हैं, ये दर्पण में जिस बिंदु पर ये आपतित हो रही है, इसे हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। अभी हम इनकी परिभाषाएं भी लिखाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। जो ये किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली
हम आपको ये बता रहे हैं कि यानी किरणें, ये किरणों को अंदर की ओर सिकोड़ता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणें आ रही हैं। चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये देखिए, हमने बताया था कि जब किरणें बताया था कि उत्तर अवतल दर्पण में किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। तो ये हमने इस तरह इसका चित्र बनाया। उसी प्रकार हम दूसरा चित्र बना रहे हैं। ये इसे क्या बोलते हैं, ये इस तरफ हमने क्या कर दी, इसके अंदर की ओर ये हमने कलई या पॉलिश कर दी। तो इसका परावर्तक जो तल होगा वह भरा हुआ भाग होगा। तो इसका नाम है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये अगला जो हम बना रहे हैं इसका नाम है उत्तल दर्पण। अब इसका दूसरा नाम बताएं, अब क्या है? बिल्कुल सही, इसका दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण किस अभिसारी दर्पण। और इसका क्या नाम है? इसका दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। ये क्यों ऐसा नाम इनका पड़ा? हमने बताया था कि जो किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, यानी मिलाता है एक बिंदु पर, उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण, या उसका दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण। और जो किरणों को फैलाता है, जैसे हमने ये किरण डाली, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अभी हम ये सब बताएंगे, आगे परिभाषाएं भी लिखाएंगे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं और ध्रुव क्या होता है, ये सब कुछ बताया जाएगा। मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब इसी प्रकार हम दो किरणें लेते हैं। ये पहली किरण ली हमने और ये एक दूसरी किरण ले ली। तो ये अब अपवर्तन के पश्चात किरणों को फैलाता है, यानी ये किरणें बाहर की ओर जा रही हैं। किधर जा रही हैं? बाहर की ओर। आई थी इधर, तो इसे हम बोलते हैं किरणों को क्या कर रहा है? ये दूर दूर कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण।